बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की पूरे बिहार की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे। नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि बिहार के हर जिले में मॉडल बीएड कॉलेज खोले जाएंगे। यह बिहार के हर जिले में एक सरकारी मॉडल बीएड कॉलेज की स्थापना होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश के आलोक में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक मॉडल बीएड कॉलेज में 120 सीटें होंगी, जो छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधाएं मिलेगी। साथ ही पहले से संचालित सरकारी बीएड कॉलेजों में अब बीएड के साथ साथ बीए, बीएससी और फिर बीकॉम जैसे अन्य पाठ्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीएड कॉलेजों में संसाधन केंद्र खोलने से संबंधित प्रस्ताव को भी शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव के आलोक में छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री तैयार करने और फिर बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे। दोस्तों बिहार के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां सक्षमता परीक्षा में उर्दू विकल्प चुनने वाले शिक्षकों की योगदान रोक हटा दी गई है। इस फैसले से 5000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 2 अहम निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हजारों नियोजित शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। जब पहले से 5वीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा में हिंदी की जगह उर्दू विषय का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों और 6ठी से 8वीं कक्षा की सक्षमता परीक्षा पास कर चुके कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के योगदान पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है। इस फैसले से लगभग 5000 शिक्षकों को राहत मिलेगी। दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। उनके इस सवाल के बाद गिरिराज सिंह ने इस पर जम करके निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए उन्हें चीन में बनी पाकिस्तानी मिसाइल बताया है। जहां गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर के अब महागठबंधन के नेता उन पर हमलावर हैं। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर के पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर पोस्ट करके जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह भारत में छूट गए जिन्ना के मानसिक संतान है। जिन्ना हिंदू मुसलमान करते करते पाकिस्तान में एरिया रगड़ गुजर गए। भारत में उसकी विरासत गिरिराज जैसे जिन्नावादी भाजपाई संभाले हुए हैं। जब ये खाते हैं भारत का, भर दिन गाते हैं पाकिस्तान का। जब भारतीय हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। इससे पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी गिरिराज सिंह पर निशाना साधा था। मनोज झा ने कहा है कि उनकी टिप्पणी सरहद पार से आती है, जब वे पाकिस्तान परस्त है, उनको कहिए गेट वेल्सन। दोस्तों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार गरीबी, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में नंबर 1 है। बिहार में अपराध चरम पर है। जब तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होता है, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। उन्होंने बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, जहाँ हर दिन कोई न कोई घटना अपराधियों के द्वारा की जाती है। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे लोग पुलिस का ही इनकाउंटर करने लगे हैं। विधि व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अधिकारी बिहार को लूटने में लगे हुए हैं, वही लोग मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। ये लोग बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। अफसरशाही चरम पर है। जनप्रतिनिधियों की बातों को अधिकारी नहीं सुनते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान दहशतगर्दियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये लोग देश की रक्षा करते हैं, जब अपने जान की बाजी लगाते हैं, ऐसे में इन्हें शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो फिर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। दोस्तों बिहार में लैब असिस्टेंट की भर्ती शुरू हो गई है। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आपको बता दूं कि भर्ती के जरिए कुल 143 पदों में से 56 पद अनारक्षित, 22 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 27 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 18 पिछड़ा वर्ग, 5 पिछड़े वर्ग की महिलाएं और 5 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 48 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं पर ऑनलाइन आवेदन BSSC की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन BSSC.com पर जाकर के किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है और इसके लिए किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने साइंस विषय के साथ 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास किया होना चाहिए।
दोस्तों बिहार में एक साथ दो पुराने दुश्मनों की नई दोस्ती पूरे देश का ध्यान खींच रही है। फिलहाल तो ये दोस्ती चुनावी लगती है, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है। जिन दोस्तों की फिलहाल खूब चर्चा है, पूरा मामला है नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। जैसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान काफी दिनों तक एक दूसरे के जाने दुश्मन बने रहे, करीब करीब वैसा ही रिश्ता प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह के बीच देखा जा चुका है। लेकिन अब दुश्मनी की बातें काफ़ी पीछे छूट चुकी है और चुनाव से पहले दोस्ती दुश्मनी के नए समीकरण बनने लगे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके नीतीश कुमार से मिलना असामान्य लग रहा था, वैसे ही प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का साथ आना भी असंभव तो है ही। लेकिन चुनावी दबाव और मजबूरियां भी तो कुछ होती हैं। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान हाथ धोकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पड़े थे, ठीक वैसे ही 2025 के विधानसभा चुनाव के बहुत पहले ही प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार मुहिम चला रहे हैं। और इस मुहिम में नीतीश कुमार के पुराने साथी आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के साथ आकर के पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है। चुनावी दोस्ती बिकाऊ तो होती है, लेकिन टिकाऊ कम ही होती है, और फिर वो भी नीतीश कुमार के मामले में तो फिर ये बिल्कुल भी अस्थायी चीज़ है। ये नीतीश कुमार ही है के खिलाफ प्रशांत किशोर से आरसीपी सिंह ने हाथ मिलाया है, और प्रशांत किशोर का साथ मिल जाने से बहुत कुछ करने का ना सही चर्चा में बने रहने का मौका तो मिलेगा ही। पर नीतीश कुमार से अलग होने के बाद मुख्य धारा की राजनीति में आरसीपी सिंह तो पूरी तरह से फेल रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट अच्छा देखा गया है। दोस्तों इस महीने के अंत तक मानसून केरल के तट पर दस्तक देने वाला है। इसके साथ ही धीरे धीरे पूरे देश में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे बरसात शुरू होने से पहले बिहार सरकार संभावित बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए अलर्ट हो गई है। जहां पटना स्थित मुख्य सचिवालय सभागार में संभावित बाढ़ के पूर्व तैयारियों की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार ने की है। दरअसल आगामी मानसून को देखते हुए बिहार में संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिवालय सभागार में पटना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार द्वारा खुद की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि बैठक में बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान और फिर संवेदनशील इलाकों की सूची, राहत शिविरों की स्थापना और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, नाव, मोटरबोट, जीवन रक्षक उपकरण तथा राशन की व्यवस्था, जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निकायों की कार्य योजना, मेडिकल टीमों की तैनाती, दवाइयों की उपलब्धता एवं टीकाकरण कार्यक्रम, बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र की समीक्षा और फिर सूचना तंत्र को मजबूत करना समेत अन्य बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई है। दोस्तों शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में अनुशासनहीनता और फिर पठन पाठन में बाधा पहुंचाने वाले व्यवहार को लेकर के कड़ा रुख अपनाया है। जब वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कई विद्यालयों में ये पाया गया है कि शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कक्षाओं में मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ कई विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षा संचालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी विद्यालय प्रधानाध्यापकों और फिर शिक्षकों को सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब कोई भी शिक्षक वर्ग संचालन के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। या सभी शिक्षकों को कक्षा शुरू होने से पहले अपना मोबाइल फोन विद्यालय प्रधान की निगरानी में सुरक्षित रूप से जमा करना होगा। यह पत्र में कहा गया है कि कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों बिहार में प्राइवेट स्कूलों के लिए अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के लगभग 40,000 प्राइवेट स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्कूलों को अब पढ़ाई की गुणवत्ता और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर ही सीबीएसई मान्यता दी जाएगी। जब पिछले साल शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों से ऑनलाइन माध्यम से संबद्धता के लिए आवेदन मांगे थे, इसमें 23,456 स्कूलों ने आवेदन प्रस्तुत किया। अब इन विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और फिर आधारभूत संरचना की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से इंफ्रास्ट्रक्चर जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी है। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग सभी जिलों में प्राइवेट स्कूलों की जांच की योजना बनाई है। जिन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी से एनओसी प्राप्त होगा, प्रत्येक जिले में डीएम या फिर डीडीसी की अध्यक्षता में एक जाँच टीम गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित जिले के डीईओ भी शामिल होंगे।
दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने राजद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 24 वर्षों में हत्या की दर घट कर कम हुई है, आधी हो गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के अध्यक्ष मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि अपराध पर गलत बयानबाजी करके राजद बिहार के विकास को रोकना चाहते हैं। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2000 ईस्वी के बाद से बात के 24 वर्षों में बिहार में लोगों की जान लेने का दर कम करके घट करके आधी हो गई है। फिर भी राजद है तौबा मचा करके बिहार की जनता को डराना और फिर बिहार के विकास को झुठलाना रोकना चाहते हैं। संतोष सुमन ने कहा है कि 2001 में प्रति लाख आबादी पर हत्या की दर 4.4 के मुकाबले 2024 में ये घट करके 2.1 हो गई है। जब देश के 20 से अधिक राज्यों में क्राइम का ग्राफ बिहार से ज़्यादा है। जब कोरोना काल के साल 2021 को छोड़ दे तो फिर पिछले वर्ष 6 वर्षों में लोगों की जान लेने के मामले में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा है कि 2018 में हत्या के 2933, 2022 में 2929 और 2023 में 2844 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें 72.2% हत्याएं निजी कारणों से ही की गई है। संतोष सुमन ने कहा है कि इसमें जमीन समेत अन्य कारणों से उपजा आपसी विवाद, प्रेम प्रसंग, अवैध रिश्ता सबसे प्रमुख कारण रहे हैं। आज कानून के शासन के तहत हत्या सहित अपराध की हर घटना के खिलाफ FIR दर्ज करके सम्यक कार्रवाई होती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बिहार का एक और लाल शहीद हो गए हैं। यह दहशतगर्दियों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि देश की सेवा करते हुए बिहार का एक और बेटा शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दियों से हुए मुठभेड़ में सेना के जवान संतोष कुमार को गोली लग गई और वे शहीद हो गए। 45 वर्षीय संतोष कुमार भागलपुर के नवगछिया के रहने वाले थे। शहीद जवान संतोष कुमार पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के भिट्टा गाँव निवासी इंद्रदेव यादव के बेटे थे। जब बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सेना के द्वारा दहशतगर्दियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान दहशतगर्दियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से संतोष कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। जब उनकी शहादत की खबर जैसे ही इस्माइलपुर प्रखंड में हुई तो फिर शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पर परिजनों ने बताया है कि संतोष कुमार साल 2001 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और पिछले 23 वर्षों से देश की सेवा कर रहे थे। 2 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे। उनका कहना था कि अब परिवार और फिर माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रिटायर होने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ उनकी पत्नी गुड़िया देवी बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी, तभी ये खबर मिली। दोस्तों, थाने में थानाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इस गाइडलाइन के अनुसार वैसे पुलिसकर्मी जिन्हें किसी कोर्ट से दोष सिद्ध किया गया है वे थानाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। इसके साथ ही किसी केस की जांच के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त ठहराया गया हो, उन्हें नैतिक क्षमता के आरोप में विभागीय जांच यानी कि कार्रवाई में दोषी पाया गया हो, जिन्हें विभागीय जांच कार्रवाई अथवा पुलिस दस्तक नियम के संचालनोपरांत 3 अथवा उससे अधिक सजा मिली हो, वैसे दोषी पाए गए पुलिस पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर अब तब तक पदस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें किसी विरुद्ध सजा का कुप्रभाव लागू होगा। नए आदेश के बाद बिहार में कई पुलिसकर्मियों के थानाध्यक्ष बनने का रास्ता बंद हो गया है। कईयों के खिलाफ जांच चल रहे हैं, वहीं पर कई को विभागीय सजा मिल चुकी है। दोस्तों, बिहार में लापरवाह शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग ने आम लोगों को भी बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षकों की लापरवाही को लेकर के शिक्षा विभाग अब सख्त रुख अपनाने लगा है। शिक्षकों द्वारा फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कराए जाने के मामले सामने आए, जब शिक्षक खुद स्कूल नहीं आते और उनके स्थान पर कोई और व्यक्ति तस्वीर के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज कर लेता है। दरअसल हाजिरी में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। जब पटना जिले में इस तरीके के शिक्षकों की संख्या लगभग 15,000 पाई गई है। इनमें से केवल 5,000 शिक्षक ही वास्तव में मार्क ऑन ड्यूटी के तहत उपस्थित रहते हैं, जबकि बाकी लगभग 1,000 शिक्षक इस सुविधा का गलत उपयोग कर रहे हैं। वहीं पर जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि DO संजय कुमार ने बताया है कि शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रतिदिन इन और आउट की सेल्फी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है, लेकिन कुछ शिक्षकों द्वारा फर्जी सेल्फी अपलोड करके स्कूल से गायब रहने की शिकायतें मिल रही है। वहीं पर अब विभाग ने शिक्षकों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार आम नागरिकों को भी दे दिया है। यदि किसी को फर्जी उपस्थिति या फिर शिक्षकों की लापरवाही से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो फिर वे DO पटना अगेंस्ट करप्शन @gmail.com पर प्रामाणिकता के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
दोस्तों, नवादा में शहीद मनीष कुमार के घर परिवार से मिलने के लिए बिहार के कई नेता पहुंच रहे हैं। जहां कल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी शहीद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी और फिर परिवार से मुलाकात करके उन्हें संभव मदद देने का भरोसा दिया। जहां सबसे बड़ी बात यह रही है कि दोनों कुछ मिनट के अंतराल में यहां पहुंचे थे, जिसके कारण दोनों नेताओं का आमना सामना भी हुआ। आपको बता दें कि बिहार के दोनों युवा नेता इस दौरान सिर्फ 7 सेकंड के लिए ही आमने सामने रहे। इस दौरान उन्होंने हाथ मिलाया और कुछ बात की, फिर आगे निकल गए। जहां पर तेजस्वी यादव लौटने की तैयारी कर रहे थे, वहीं चिराग पासवान के परिवार से मिलने के लिए चले गए। चिराग पासवान ने कहा है कि मनीष ने हम लोगों के लिए अपना बलिदान दिया है, उसके बाद देशवासियों को उन पर गर्व है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि उनका भी परिवार भी है। ऐसे में जब शहीद होते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उनके परिवार को पूरा सहारा दें। चिराग पासवान ने कहा है कि शहीदों को लेकर के किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि शहीद के परिवार को सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी सराह दे रहे हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि शहीद के परिवार की जो भी मांग होगी वे सरकार के समक्ष रखेंगे और इसे पूरा करेंगे। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर जम करके हमला बोला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होते हैं तभी पीएम मोदी बिहार आते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे आते हैं तो आए, लेकिन जो वादे करके जाते हैं उन्हें पूरा तो करें। उन्होंने 2014 में किए गए वादे का जिक्र करते हुए पूछा है कि आखिर बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है। अब तक बंद पड़े चीनी मिलों और फिर जूट मिलों को फिर से चालू करवा देते, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। राहुल गांधी के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी एक साथ हैं। अगर देश का विरोध दल का नेता दलित छात्रावास में नहीं जा सकता तो फिर ये किसका फेल है। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार का दावा विफल हो चुका है या किसी के कारण कोई भी सीट का नुकसान नहीं होता। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाचा कहते थे कि अपने पिता की से नौकरी ला करके देंगे, क्या भाजपा ने कोई नीति बनाई थी। उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने सभी को शिक्षक बनाया और फिर खिलाड़ियों को डीएसपी रैंक तक की नौकरी दी। वहीं पर जनसुराज पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि नई नई पार्टियां बन रही है, लेकिन किसी के कारण कोई सीट का नुकसान नहीं होता। यह जनता मालिक है। नीतीश कुमार के गांव में जनसुराज के कार्यकर्ताओं को रोकने को उन्होंने तानाशाही करार दिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मई को मीठापुर स्थित कृषि भवन में कृषि से जुड़ी हुई कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कृषि विभाग के तहत नवनियुक्त प्रखंड बागवानी पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। जहां उप मुख्यमंत्री और फिर कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में खरीफ महाअभियान 2025 का औपचारिक शुभारंभ होगा। इस अवसर पर आरा यानी कि भोजपुर में 144 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय का उद्घाटन और 62 अनुमंडल स्तर पर कृषि भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए सेवाओं और फिर योजनाओं को डिजिटल बनाना है। इस ऐप के माध्यम से किसान सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। दोस्तों, भागलपुर में मौसम की मार से आम के मंजर झरने के कारण बाजार में आम अब भी खास बना हुआ है। जब क्षेत्र में समय से पहले गर्मी से मंजर सूख करके काले पड़ गए या फिर बारिश से झर गए। इधर अधिक मुनाफा के चक्कर में कई कारोबारियों ने समय से पहले लीची मार्केट में उतार दिया। शहर में कई जगहों पर लीची की बिक्री हो रही है। वहीं पर आम कारोबारियों ने बताया है कि भागलपुर के बाजार में अधिकतर आम चेन्नई से आ रहा है। आज अभी 2 तरह के आम बाजार में आए हैं। मद्रासी गुलाब खास आम 120 रुपये किलो, मद्रासी बम्बई 100 रुपये किलो, तो फिर बंगाली बम्बई 80 रुपये किलो। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा और फिर सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में पिंक बस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में पिंक बसों के रूट तय कर दिए गए हैं और साथ ही साथ परमिट की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही इन बसों के लिए किराया भी निर्धारित कर दिया जाएगा। पिंक बसों में महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर के कई आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। हर बस में 22 सीटें होंगी और हर सीट पर GPS ट्रैकिंग सिस्टम और फिर पैनिक बटन की व्यवस्था होगी, जिससे आपात स्थिति में महिलाएं तत्काल सहायता प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ बसों में CCTV कैमरे और फिर फर्स्ट एड बॉक्स की भी सुविधा होगी। जब मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी हर सीट के पास दिया गया है। दोस्तों, पटना की चहल पहल भरी सड़कों पर एक पोस्टर अभियान ने राजनीतिक माहौल को काफी गर्म कर दिया है। इस पोस्टर में चिराग पासवान को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। लोजपा रामविलास शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने ये पोस्टर
चस्पा किया है, जिससे बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए एक मांग बुलंद कर दी है कि चिराग पासवान को सीएम बनाया जाए। इस साहसिक ने न केवल राजधानी में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, बल्कि एनडीए गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। वहीं पर जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा स्लोगन है बिहार फर्स्ट बिहारी बस। इसलिए हम लोगों की मांग है कि हमारे नेता चिराग पासवान को सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। वो युवा है और फिर युवाओं के हित के साथ ही पूरे प्रदेश के लिए फिट है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून 2025 को लेकर के सुनवाई चल रही है, जब मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई की अध्यक्षता में वाली 2 सदस्य की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। जब वक्फ अधिनियम 2025 के मामले पर अंतरिम फैसला आने तक संशोधन कानून को लागू करने के पर रोक लगा दी गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक ऐसा सवाल पूछा जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल फंस गए। जब वक्फ मामले के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5 वकील केस लड़ रहे हैं, इसमें एक वकील कपिल सिब्बल भी है। सीजेआई गवई ने सिब्बल से पूछा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी थी, पर क्या इसको लेकर के अनिवार्यता थी? सीजेआई के इस सवाल पर कपिल सिब्बल फंस गए। हालांकि उन्होंने जवाब में कहा कि 2025 में बना कानून पुराने से बहुत अलग है। इसमें 2 अवधारणाएं हैं। पहला, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ बनाई गई संपत्तियां, और फिर दूसरा, इनका समर्पण। बाबरी मस्जिद मामले में इसे मान्यता मिली थी। वहीं पर सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा है कि क्या पहले के कानून में रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी? क्या पुराने कानून में वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था? इस पर सिब्बल ने कहा है कि हाँ, पहले के कानून में ये था कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, शाल शब्द को इस्तेमाल किया गया था। सीजेआई ने कहा है कि सिर्फ शाल शब्द के इस्तेमाल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं हो सकता है। वहीं पर केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ कानून, वक्फ बाय यूजर या फिर वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद से ठगी का मामला सामने आया है। ये कोई छोटी मोटी ठगी नहीं है, बल्कि 4000 करोड़ रुपए की ठगी है। जहाँ ठगी करने वाले देवर भाभी बताए जा रहे हैं। इस ठगी के मामले में आरोपी देवर भाभी को बिहार के दानापुर से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई तेलंगाना और फिर दानापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। आरोपियों की पहचान सुषमा राज और फिर रविंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। दोनों बिहार के आरा जिले के ही रहने वाले हैं। जहाँ आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, सोने, हीरे के गहने और फिर लग्जरी सामान मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पिछले कुछ समय से पटना के दानापुर स्थित विजयनगर के विनस पैराडाइज अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छिप करके रह रहे थे। पहले तेलंगाना पुलिस को इसकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिली, फिर दानापुर पुलिस के सहयोग से छापा मारा गया और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 8,30,910 रुपए नकद, 6 पासपोर्ट और फिर 10 मोबाइल फोन, बैंक के क्रेडिट कार्ड, 3 पासबुक, 16 पहचान पत्र, 8 महंगी घड़ियां और फिर 11 पीस सोने और हीरे के जेवर मिले। जहाँ वहीं पर सामान की कीमत जानकर के पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों आरोपी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुषमा राज और फिर रविंद्र कुमार सिंह ने हैदराबाद में एक कंपनी के माध्यम से निवेशकों को अधिक लाभ का लालच दिया, फिर उनसे ठगी की। जब कंपनी द्वारा निवेशकों से भारी भरकम जमा कराई गई, इसके बाद कंपनी फरार हो गई। जब पीड़ित निवेशकों ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, फिर तेलंगाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या उदय सिंह यानी कि उर्फ पप्पू को अध्यक्ष बना करके प्रशांत किशोर सन्यासी बनने जा रहे हैं? ये हैरान कर देने वाली बातें सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने तो अपने भाषण से सबको डरा ही दिया है। जहां उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से संवाद में ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी कि सब के सब आवाक रह गए। या प्रशांत किशोर ने सब त्यागने छोड़ने की बात कहनी शुरू कर दी। वहीं पर एक व्यक्ति ने कहा है कि मैं प्रशांत किशोर से कई बार मिल चुका हूँ, जब बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर को सुनकर थोड़ी देर के लिए मैं भी सहम गया कि प्रशांत किशोर त्याग बलिदान जो पेड़ लगाता है वह तो चला जाता है, फल नहीं खाता है, ऐसी बातें क्यों कहने लगे हैं। वहाँ सैकड़ों जनसुराजी मौजूद थे। वहीं पर सब सन्नाटा छा गया। सब सांस रोक करके सुनने लगे कि प्रशांत किशोर ये क्या कह रहे हैं। जब थोड़ी देर बोलने के बाद प्रशांत किशोर की भी एहसास हुआ कि वहाँ बैठे जनसुराजी के मन में क्या चलने लगा है, तो प्रशांत किशोर ने संभाला। उन्होंने कहा कि आप डरिए मत,
आप सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर आज हम सबकी गर्दन मांग लेंगे क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाराती आएंगे, उनको खाना खिलाना है, उनका स्वागत करना है। प्रशांत किशोर इसका ध्यान रखेगा कि शरारती भूखा ना रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरों के लिए लगन चलाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वे और उनके बच्चे भूखे रह जाए। ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। इसके बाद वहाँ खूब गुंजा। जनसुराज और प्रशांत किशोर ने हंसते हुए कहा कि खाना खा करके जाइएगा। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की खुल करके बखियां उधेरी। वे अपने भाषणों में पाकिस्तान को बुरी तरीके से धो चुके हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी एक बात को लेकर के खफा हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि शर्मिष्ठा नाम की एक वीडियो क्रिएटर ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मिष्ठा ने हाल ही में पाकिस्तान और फिर पहलगाम दहशतगर्द हमले को लेकर के वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने वायरल वीडियो के बाद कहा कि मैं महाराष्ट्र की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि एक मोहतरमा है, वे हमारे रसूल के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं। बाद में जब वारिस पठान और लोगों ने शिकायत की तो फिर कहा कि मुझे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से किसी ने गाली दी तो वीडियो बना लिया। जब मैं महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहूँगा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। वहीं पर शर्मिष्ठा ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के विरोध में कई वीडियो बनाए हैं। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्द हमले को लेकर भी वीडियो बनाया है, लेकिन अहम बात यह है कि शर्मिष्ठा के अधिकतर वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। अब शर्मिष्ठा पर धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। वह खुद हिंदू धर्म का अपमान किए हैं, हिंदू धर्म के भगवानों का अपमान किए हैं, और यहाँ तक कि अब इस्लाम धर्म को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, देश का कौन सा ऐसा नेता है जो पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम है? ये सर्वे हुआ है और सर्वे में ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। दरअसल बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम जनता का भारतीय सेना और सरकार पर भरोसा अभी मजबूत हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और फिर दहशतगर्दियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी न केवल एक बार फिर से सशक्त नेता बनकर के उभरे हैं, बल्कि उन्होंने इस सूची में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। INS मेटर्स द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे में इसकी पुष्टि हुई है। 9 मई से 15 मई 2025 के बीच किए गए INS मेटर्स सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में किस देश का नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इस पर सबसे ज्यादा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। 70% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम है। इसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है, जिन्हें सिर्फ 5% लोगों का समर्थन मिला है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को 4% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 3%, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2%, TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2%, DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के लिए 1%, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1%, RJD नेता तेजस्वी यादव 1%, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 1%, बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक के लिए 1%, अन्य के लिए 1%, और नहीं जानते या नहीं बताने वाले 8% लोग हैं। दोस्तों, बिहार में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं पर अब बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां कभी चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए थकते नहीं थे, अब उनकी मुलाकात ने बिहार से लेकर के यूपी तक भौकाल मचा दिया है। दरअसल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर कल मुलाकात की। चिराग पासवान ने दरभंगा में कहा था कि बिहार में अभी सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विकास के कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से चिराग पासवान के रिश्ते कुछ ऐसे थे कि दूध में किसी ने नींबू निचोड़ दिया हो। आपको याद होगा कि चिराग पासवान के कारण ही जेडीयू को 34 सीटों से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन 2 दिन पहले हुई मुलाकात के बाद से बिहार की राजनीति में अच्छा खासा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जब बिहार की राजनीति में हलचल तो तब तेज हुई जब समर्थकों ने पोस्टर और बैनर लगा करके चिराग पासवान को सीएम के तौर पर पेश किया। वहीं पर इन पोस्टरों के लगने के बाद ही चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। अब आप सबके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि चिराग पासवान अचानक नीतीश कुमार से क्यों मिलने गए। वहीं अब अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टर से नीतीश नाराज थे। उन्हें डर था कि एनडीए की एकता में बाधा का संदेश बाहर जाएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता भी अब सीएम के सवाल से परहेज नहीं करते हैं। ये खुल करके कहने लगे हैं कि अगली बार भी नीतीश कुमार से ही सीएम बनेंगे। इसी कारण वे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे।
दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है। जब बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगा, या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि हायर एजुकेशन पॉलिसी एक्सपर्ट, क्रिया विशेषज्ञ, तकनीकी सलाहकार, कनिष्ठ तकनीकी सलाहकार, अकाउंटेंट, असिस्टेंट के पदों पर भरे जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार न्यूनतम 60% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने हाल ही में राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री पर बार बार सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा और दहशतगर्द जैसे मुद्दे पर सियासत करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। एक निजी चैनल के डिबेट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे झूठ और फिर दहशतगर्द के समर्थकों को बेनकाब करना बेहद जरूरी है। हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े थे, या खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनका ये बयान तब आया जब राहुल गांधी की ओर से विदेश मंत्री पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। वह वारिस पठान ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग के पहले दिन से ही पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया था कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द को खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, AIMIM उनके साथ खड़ी रहेगी। पठान ने दोहराया है कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वहीं पर वारिस पठान ने कहा कि पाकिस्तान बार बार झूठ बोल करके खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि एक जोकर के जरिए रैलियां निकाली जा रही है, ऐसे में असलियत सामने लाना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी है कि एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और फिर अल्जीरिया की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। पठान ने दावा किया है कि यदि कोई पाकिस्तान को तथ्यों के आधार पर घेर सकता है तो AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है। दोस्तों, बिहार के लोगों को सस्ते लोन की लालच देकर के ठगी का शिकार बना रहे हैं साइबर ठग। आपको बता दूं कि बिहार सहित देश भर में साइबर अपराधी का तांडव जारी है, जहां साइबर अपराधी लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा से पुलिस ने सस्ते लोन का झांसा देकर के ठगी करने वाले आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस ने इस ठगों के पास से लाखों रुपए के साथ 2 मोबाइल भी जब्त किया है, जहाँ इस अपराधियों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। दरअसल नवादा में पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिनव विमान के नेतृत्व में साइबर DSP प्रिया ज्योति की टीम ने ये कार्रवाई की है। जब वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सिमरीडीह से 25 वर्षीय शिव कुमार को गिरफ्तार किया है। सरकार की आलोचना देश का विरोध नहीं, ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है मौलाना महमूद मदनी का। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी करना अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद को महंगा पड़ा है। जहाँ रविवार को पुलिस ने उन्हें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित उनके आवास से अरेस्ट किया है। इसके बाद उन्हें सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि अली का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। इस बीच जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अली की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। मौलाना महमूद अशद मदनी ने अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मामले की न्याय के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। मदनी ने कहा है कि प्रोफेसर के बयान को जो मेरी जानकारी में है देशद्रोह या अपमान के तौर पर पेश करना समझ से परे है। जहां तक आलोचना या असहमति का सवाल है, इसकी इजाजत है, भले ही उसका संबंध सरकार से ही क्यों ना हो। जहां यह स्थापित तथ्य है कि सरकार या फिर देश के किसी वर्ग या फिर संगठन से असहमति देश का विरोध करने वाले के समान नहीं है। मौलाना मदनी ने सरकार और प्रशासन के दोहरे मापदंड का भी जिक्र किया और कहा है कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री कर्नल कुरैशी को दहशतगर्दियों की बहन कहते हैं, जिसके जरिए अदालत उन्हें फटकार लगाती है, लेकिन सरकार या फिर पार्टी द्वारा अभी तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि उस मंत्री का बयान देश की एकता का अपमान है। उन्होंने कहा है कि ये दृष्टिकोण लोगों में न्याय प्रदान करने वाले संस्थानों के प्रति अविश्वास को बढ़ावा देता है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी से जनजीवन बेहाल है। जहाँ गर्मी का असर पशुओं पर भी पड़ रहा है। जहाँ गर्मी की वजह से पशुओं में हीट स्ट्रेस का खतरा बढ़ गया है। जहाँ इससे पशुओं में तेज सांस लेना, पसीना आना, दूध उत्पादन में कमी, सुस्ती और फिर चारा कम खाना जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। जहाँ तापमान बढ़ने से पशुओं में हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिससे उनका स्वास्थ्य और फिर दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के कारण दूध उत्पादन
कम हो सकता है, इसलिए पशुओं को हीट स्ट्रेस से बचना जरूरी है। जैसे जैसे गर्मियों का तापमान बढ़ता है, डेयरी गायों को गर्मी के तनाव का अधिक खतरा होता है। जब गर्मी से तनावग्रस्त डेयरी गायों को शुष्क पदार्थ का सेवन कम हो जाता है, जिससे दूध का उत्पादन कम हो जाता है। किसानों को प्रजनन क्षमता में कमी या फिर गर्भावस्था का नुकसान और लगरापन की समस्या भी बढ़ सकते हैं। वहीं पर पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि इन दोनों पशुओं को ठंडे जगह पर रखने चाहिए। बगीचा और पेड़ की छांव उनके लिए उपयुक्त जगह हो सकता है। पशुओं को सूर्य की सीधी किरणों से बचनी चाहिए।